Hi friends, today we are going to study Next Please, a poem by Philip Larkin. This video covers the summary of the poem, a brief background of Philip Larkin, line by line explanation of the poem in both the languages Hindi and English, and the rhyme, structure and tone of the poem. Philip Larkin was born in 1922 and he died in 1985. He was a postmodern poet and he was also a librarian and a jazz critic. आप उनकी पिक्चर यहाँ देख सकते हैं. There is a picture of him here. He was also called a movement poet. इस टर्म को हम थोड़ी देर में डिस्क्राइब करेंगे. At the end of the video we will talk about movement poets. जो थीम थी फिलिप लार्किन की वो हमेशा कॉमन पीपल और उनके डेली लाइफ इंस्टेंसेस पे बेस्ड होती थी. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उनकी पोएम्स की. उन्होंने जितनी भी पोएम्स अपनी लिखी हैं उन सभी का जो सब्जेक्ट मैटर था इट वाज ऑलवेज लाइक चर्च गोइंग, नेक्स्ट प्लीज़, ट्रीज़, मेडन नेम, इस तरह की पोएम्स ली जो बहुत ही छोटे छोटे इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं और उनको लेकर के उन्होंने बहुत ही डीप फिलॉसफी और एक नया ही पर्सपेक्टिव, एक अलग ही नज़रिया हमको दिखाया. और उनकी जो पोएम की लैंग्वेज होती थी वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड थी. यू डोंट नीड अ डिक्शनरी टू अंडरस्टैंड फिलिप लार्किन. देन उनका पोइट्री कलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उनका पहला वर्क था द नॉर्थ शिप, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1945. देन द लेस डिसीव्ड 1955, द विट्सन वेडिंग्स 1964 एंड हाई विंडोज दैट वाज पब्लिश्ड इन 1974. The questions like the chronology of Philip Larkin's work are always asked in UGC NET and SET question papers. तो कौन से ईयर में कौन सा पब्लिश हुआ था इस चीज़ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि पहला वर्क इनका 1945 में हुआ था. ठीक उसके 10 साल बाद द लेस डिसीव्ड हुआ था. उसके बाद 9 साल बाद द विट्सन वेडिंग्स और उसी के ठीक एग्जैक्ट 10 years लेटर ही पब्लिश्ड हाई विंडोज़. ही ऑल्सो पब्लिश्ड 2 novels. First was Jill and the other was A Girl in Winter. अब उनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इससे पहले नेट में पूछा गया है. दैट ही रोट फॉर अ न्यूज़पेपर, द डेली टेलीग्राफ, एंड ही रोट फॉर दिस न्यूज़पेपर एज अ जैज़ क्रिटिक. तो जो जैज़ म्यूज़िक होता है बहुत ही लाउड होता है और बहुत ज़्यादा पॉम्प एंड शो वाला होता है विद वेरी हाई बीट्स. तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था. सो ही रोट फॉर द डेली टेलीग्राफ. कई बार एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि हु रोट फॉर द डेली टेलीग्राफ एज अ जैज़ क्रिटिक, विच न्यूज़पेपर फिलिप लार्किन रोट फॉर एज अ जैज़ क्रिटिक, या हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज अ जैज़ क्रिटिक. तो ऐसे में आपको आंसर क्या देना, फिलिप लार्किन, एंड ही रोट फॉर द डेली टेलीग्राफ एज अ जैज़ क्रिटिक. नाउ मूविंग ऑन टू द पोएम्स टेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज़. नेक्स्ट प्लीज़ जो एक फ्रेज़ है ये हमने अपनी लाइफ्स में बहुत ज़्यादा सुना है. जब भी हम किसी रिसेप्शन में या कोई चीज़ ख़रीदने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं तो जो दूसरी तरफ जो व्यक्ति बैठा है, द पर्सन हु इज़ ऑन द अदर साइड, ही सेज़ नेक्स्ट प्लीज़. और जब हम एक रो में खड़े होते हैं, व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ रो, वी ऑलवेज वेट फॉर आवर टर्न. हम अपनी टर्न का वेट करते हैं. ठीक है. तो इसी तरह से लाइफ भी है और लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी इसी तरह से आती हैं. ठीक है. अब हम इस फ्रेज़ को थोड़ा और समझेंगे व्हेन वी विल रीड द पोएम इन फुल डिटेल. सो मूविंग ऑन विद द टेक्स्ट. ऑलवेज टू ईगर फॉर द फ्यूचर वी पिक अप बैड हैबिट्स ऑफ एक्सपेक्टेंसी. समथिंग इज ऑलवेज अप्रोचिंग एवरी डे टिल देन वी से. सो हियर द पोएट सेज दैट वी ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज टू ईगर फॉर द फ्यूचर and we pick up bad habits of expectancy. He says that we are very much excited about our future and we expect too much from our lives, which is a bad habit. कि हम हमेशा ही अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य में हम हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, और हम हमेशा ही बहुत ज़्यादा आशा रखते हैं, बहुत ज़्यादा होप रखते हैं. वी आर एक्चुअली वेरी होपफुल फॉर अवर फ्यूचर, जो कि एक बहुत ही बुरी आदत है. बुरी आदत क्यों है? क्योंकि कई बार हम जो एक्सपेक्ट करते हैं हमें वो नहीं मिलता है, फिर हमें क्या होती है, डिसअपॉइंटमेंट. ओके. सो देन ही सेज इन द थर्ड लाइन, समथिंग इज ऑलवेज अप्रोचिंग एवरी डे टिल देन वी से. ही सेज कि हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है.
वी वेट फॉर वन थिंग एंड देन अनदर थिंग. अभी हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो हम सोचेंगे हमारे पास एक घर हो. फिर अगर हमारे पास कुछ और नहीं है तो हम सोचेंगे कि हमारे पास गाड़ी भी हो. गाड़ी है तो हम सोचेंगे कि अरे हमारे पास कुछ बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए. अगर सोर्स ऑफ इनकम हो गया तो मुझे अब ये ख़रीदना है, मुझे ये चाहिए, मुझे और ज़्यादा आराम चाहिए. देन आई नीड अ हेलीकॉप्टर. सो आवर विशेज़ नेवर एंड. So something is always approaching. Then, watching from a bluff, the tiny, clear, sparkling armada of promises draw near. Then, Philip Larkin presents an image of a person who is waiting for a ship to come, जो कि समुद्र के किनारे बैठा हुआ है और वो एक शिप का वेट कर रहा है जो कि दूर से आ रहा है, एक आर्मडा का वेट कर रहा है. वो कह रहा है कि इसी तरह से हम भी अपनी लाइफ में क्या करते हैं, वी आर वेटिंग फॉर आवर गुड फ्यूचर टू कम टू अस एंड वी ऑलवेज विश दैट इट शुड कम टू अस वेरी फास्ट. वी डोंट वॉन्ट टू वेट मच. और जब हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है तो हम क्या सोचते हैं कि हाउ स्लो दिस शिप इज़. शिप यहाँ पे एक मेटाफर की तरह यूज़ हुआ है फॉर लाइफ एंड स्पेशली आवर फ्यूचर लाइफ, कि फ्यूचर की लाइफ हमारी ऐसी होगी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ से. सो द आर्मडा इज़ स्पार्कलिंग. हम सोचते हैं कि ये जो शिप है ये क्या है, बहुत ही स्पार्कलिंग है. अगर कोई शिप खूब स्पार्कलिंग है मतलब कि इट एक्चुअली टेल्स अस दैट वी रोमांटिसाइज अबाउट अवर फ्यूचर टू मच दैट वी आर अनेबल टू सी इट्स रियलिटी. हम क्या सोचते हैं कि जो भी चीज़ हमारी लाइफ में आएगी वो अच्छी होगी. हम कभी ये नहीं सोचते कि कुछ बुरा भी हो सकता है. वी ऑलवेज एक्सपेक्ट फॉर गुड, कि कल के दिन मैं ये चीज़ करूँगा. हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि क्या पता आज हमारा लास्ट दिन हो. ठीक है. एंड वाइल वेटिंग फॉर इट what happens? We start complaining about it, how slow they are and how much time they waste, refusing to make haste. Okay, and there is one more thing that we need to understand, that Philip Larkin has used the pronoun we. उसने we use किया है, हम मतलब he is actually talking about human beings in general, that we all human beings, we pick up bad habits of expectancy and we expect that the future will come and it will unload all its gifts to us. And we watch from a bluff. Bluff होता है एक छोटी hill या छोटा mountain, okay, small mountain, where we stand and watch at that sparkling armada of promises from very far. And we want that ship should come to me directly and it should not waste its time. Good things should happen to us quickly. We want everything just now. We don't want to wait. यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, द मीनिंग ऑफ ब्लफ. ब्लफ का मतलब है अ स्मॉल हिल और माउंटेन, और दूसरा इसका मीनिंग होता है ब्लफ करना, यानी कि समथिंग दैट इज़ एबल टू डिसीव अस, समथिंग दैट हैज़ टू फेसेस. इट इज़ नॉट व्हाट इट एक्चुअली शोज अस. Yet still they leave us holding wretched stalks of disappointment, for though nothing walks each big approach, leaning with brasswork pranked, each robe distinct. Here in the third stanza he says that yet still they leave us. They means here that sparkling armada for which we were waiting, the ship of opportunities, the ship of promises for which we were waiting, it actually when it reaches towards us, when it comes towards us, when it reaches near the bank, what happens? It leaves us and we are standing there holding dried flowers. You know, wretched stalks is जो हम किसी के वेलकम के लिए जब खड़े होते हैं तो हम अपने हाथों में कुछ गुलदस्ता या कुछ बुके लेकर के खड़े होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, उस शिप के आते आते वो भी एकदम ड्राई हो जाते हैं. और वो जो स्टॉक्स हैं वो किस चीज़ के हैं अब? इट इज़ ओनली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि जो वो शिप आया था उसने हमें वो चीज़ नहीं दी जो हमें एक्चुअली में चाहिए थी. फॉर दो नथिंग वॉक्स ईच बिग अप्रोच, लीनिंग विद ब्रास वर्क प्रिंक्ड, ईच रोप डिस्टिंक्ट. एंड व्हाट हैपन्स? दैट बिग armada was very much decorated, he says. There was brass work printed on it and each rope was, distinctly very beautiful.
द शिप वॉज फ्लैग्ड, द शिप वॉज वेरी ब्यूटिफुल, फ्लैग्ड है, और फिगर हेड विद गोल्डन टिट्स. द गोल्डन टिट्स ऑल्सो shows the wealth of it, so we expect wealth, we expect so many things from that ship, but it does not come to us arching our way. और हम उस beautiful ship को we watch it arching our way, हम उसे अपने सामने से गुजरते हुए देखते हैं. We watch it go just before us, it is passing us, it never anchors but it does not stop for us. तो जो वो शिप था, स्पार्कलिंग शिप था, प्रोमिसेस का, हमारे फ्यूचर का, अपॉर्चुनिटीज़ का, या जो हमने सोचा होता है कि यार इस साल हमारी जॉब लगेगी, इस साल हमारे साथ कुछ ये चीज़ अच्छी होगी, ठीक है, आपका कोई फ्यूचर प्लान होता है, हम सोचते हैं कि ये अब होगा, पर वो एक्चुअली हमारे साथ नहीं होता, किसी और के साथ होता है. तो ही सेज दैट we wait in disappointment. All of us, the human beings, always wait for something good to happen in their lives, but what happens? Life does not give us what we actually want, and the ship of promises never reaches us. It goes away and it does not anchor at our place. वो हमारे लिए नहीं रुकता है. It's no sooner present than it turns to past, right to the last. And what happens, then the last ship also goes, and no sooner present than it turns to past. The ship comes and it goes away. जो हम सोच रहे थे कि हमारा फ्यूचर वो प्रेजेंट में आता है और उसके बाद पास्ट में भी चेंज हो जाता है, इट गोज अवे, बट वी आर हेल्पलेस बिफोर इट. देन वी थिंक ईच वन विल हीव टू एंड अनलोड all good into our lives, all we are owed for waiting so devoutly and so long, but we are wrong. And then he says that we all think that this ship will stop here and it will unload all its gifts into our lives. But what happens? We wait so devoutly and for so long कि हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा भक्ति भाव से किसी एक चीज़ का वेट करते हैं कि अब वो चीज़ होगी, अब वो चीज़ होगी, और बहुत लंबे टाइम तक हम उस चीज़ का वेट करते हैं, बट वी आर रॉन्ग. ही सेज वी ऑल आर रॉन्ग, वी वेट टू मच, एंड इन दिस होल प्रोसेस, इन वेटिंग एंड एक्सपेक्टिंग, आवर होल लाइफ स्पेंड्स, we spend our whole life waiting for something to happen, one thing after another, then something else, but in the end, Philip Larkin says only one ship is seeking us, a black-sailed unfamiliar towing at her back, a huge and birdless silence in her wake, no waters breed or break. And then he says that only one ship comes for us certainly. भले ही वो जो स्पार्कलिंग आर्मडा है, जो बहुत चमकदार सा शिप है जिसमें बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं बाकी लोगों के लिए, वो भले हमारे लिए आए ना आए, पर एक शिप है जो हमें हमेशा ढूंढता हुआ आता है. इट इज़ अ ब्लैक सेल्ड अनफेमिलियर टोइंग एट हर बैक, अ ह्यूज एंड बर्डलेस साइलेंस. तो क्या होता है, एक ब्लैक कलर का शिप जो कि बिल्कुल अनफेमिलियर है, जिसे हम जानते नहीं हैं, एक अनजाना सा शिप हमारे पास हमेशा आता है. एंड इट टोइंग एट हर बैक, towing means to pull, pulling. What does this ship comes with? It comes with a huge and birdless silence. बिल्कुल silence है. There is no other ship around it. There is no other ship of promises. There is no other ship of any gift. But in her wake, no waters breed or break. और जब वो शिप वहाँ पर होता है तो क्या होता है, देयर इज़ नो मूवमेंट. जो वाटर्स होते हैं वो भी न ब्रेक होते हैं, ना ही वहाँ पे कोई चीज़ ब्रीड होती है. देयर इज़ नो बर्थ, बट वट इज़ देयर इज़ डेथ. ब्लैक वर्ड, दिस इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद डेथ इन कॉमन लिटरेचर. एंड ब्लैक से एक और मतलब डार्कनेस से भी है, ठीक है. तो डार्कनेस एंड डेथ, दीज टू वर्ड्स आर एसोसिएटेड विद ब्लैक. एंड इन द पोएम, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड, वी सी अ वेरी पेसिमिस्टिक काइंड ऑफ एटीट्यूड. लाकिन का जो व्यू था लाइफ को लेके बहुत ही निराशावादी था, वेरी पेसिमिस्टिक. ओके, एंड एक नायलिस्टिक व्यू भी इसमें हमें देखने को मिलता है. नायलिस्टिक व्यू क्या होता है, व्हेन वी थिंक दैट लाइफ इज़ मीनिंगलेस. हम इस लाइफ को ऐसे ही जी रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ भी कि कुछ होगा, कुछ नहीं होता है. लाइफ इज़ वेरी अब्सर्ड.
ओके, एंड देयर इज़ वन मोर थिंग कि इस पोएम में स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोई भी सेंटेंस देखिए कंप्लीट नहीं है, एंड यू कैन फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच enjambment most of the times. Enjambment figure of speech is where a sentence is not complete in one line and it goes on to the next and then it completes its meaning. ठीक है, एक लाइन जो है वो एक लाइन पे ही ख़त्म नहीं होगी, वो नेक्स्ट लाइन में जाके ख़त्म होता है. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में जाके वो कंप्लीट. द लाइन्स आर एक्चुअली रन ऑन लाइन्स. देन द मेन आइडिया ऑफ द पोएम. तो जो मेन आइडिया है वो आपको समझ में आ गया होगा कि फिलिप लार्किन कहना चाहते हैं कि लाइफ बहुत ही मीनिंगलेस होती है. हम जो एक्सपेक्ट करते रहते हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी में भी कहा गया है कि हमें जो आशा बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए अपने लाइफ से, वरना अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हमें क्या होता है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, बहुत ज़्यादा निराशा फील होती है. सो द आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट ह्यूमन टेंडेंसी इज़ टू एक्सपेक्ट. वी एक्सपेक्ट टू मच in our lives. We hope that life would unfold all its gifts to us. And what actually comes for us is death. There is one thing that is certain कि अगर किसी का बर्थ हुआ है तो उसकी डेथ भी होगी. एमिली डिकिंसन की एक पोएम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ. इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द सेम आइडिया. She says, because I could not stop for death, he kindly stopped for me. Then Emily Dickinson says that we passed the schools and we passed the recess, we reached at the sunset and we passed the fields. और फिर धीरे धीरे करके वो कहाँ पहुँच जाते हैं, एक ग्रेव के पास पहुँच जाते हैं. And then she knows that no, this visitor who had come to me is actually death. I could not stop for death, but he kindly stopped for me. एंड जो टर्म मैंने इससे पहले यूज़ किया था नाइलिस्टिक, उसकी स्पेलिंग आप अच्छे से देख लीजिएगा. यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इसको हाईलाइट भी किया है. अ नाइलिस्टिक पोएम दैट लाइफ इज़ मीनिंगलेस. यही इसमें एक मेन जो है वो थॉट है. इवन पी.बी. शेली ऑल्सो सेड दैट ह्यूमन बींग्स पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट. कि ह्यूमन बींग्स हमेशा उसी चीज़ के लिए, उसी चीज़ की इच्छा करते हैं, उसी चीज़ को अपनी लाइफ में चाहते हैं जो वो पा नहीं सकते. देयर इज़ वन मोर आइडिया, अ सिमिलर आइडिया to this poem's idea that was presented by Charles Lamb in his essay Oxford in the Vacation, where he says, antiquity thou wondrous charm, what art thou, that being nothing are everything. He says antiquity मतलब the pastness, the past experiences of us, जो हमारा past है, इट इज़ वेरी चार्मिंग. हम हमेशा अपनी लाइफ में क्या सोचते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं कि पहले हमारी लाइफ में ऐसे था ऐसे था. हम ये नहीं सोचते कि अब हम उस चीज़ को बदल नहीं सकते. He says, what are you? Thou means you. That being nothing are everything. That you are actually nothing. Past अब कुछ नहीं है, हम उसको बदल नहीं सकते, पर वो हमारे लिए सब कुछ है. हमेशा आपने बड़े बूढ़ों को भी देखा होगा, वो पास्ट की बातें करते रहते हैं. हम लोग भी अपने बचपन को लेकर के बहुत ज़्यादा कभी कभी दुखी होते रहते हैं. तो पास्ट क्या है, इसका इतना एक वंडरस चार्म है. दैट लैम्ब आस्क्स, व्हाट आर यू? दैट यू आर एक्चुअली नथिंग, बट यू आर एवरीथिंग फॉर अस. when thou wert not antiquity. और जब तुम थे तब तुम पास्ट नहीं थे, तब तुम क्या थे, प्रेजेंट थे. at that time you were our present. then thou were nothing. और तब तुम कुछ नहीं थे. तो जब हमारा प्रेजेंट अभी जो चल रहा है, हम उसकी इस समय कदर नहीं करते हैं. जब वो चला जाता है तो हम टाइम सोचते हैं कि वो टाइम बहुत अच्छा था, और हमेशा हमें प्रेजेंट में ही लगता है कि इससे पहले वाला टाइम हमारा क्या था, अच्छा था. देन बट हैड्स अ रिमोटर एंटिक्विटी. और उस समय भी हम क्या करते थे, किसी और ही पास्ट के लिए रोते थे. टू लुक बैक विद ब्लाइंड वेनरेशन. एंड वट डू? वी लुक बैक विद ब्लाइंड रेस्पेक्ट. हम एक अलग ही तरह की रेस्पेक्ट देते हैं अपने पास्ट को. एंड वी नेवर थिंक दैट वी शुड एन्जॉय द प्रेजेंट. सो फिलिप लार्किन ऑल्सो सेज द सेम थिंग इन हिज पोएम, दैट वी शुड नेवर थिंक ऑफ फ्यूचर and we should never think of our past. But what should we do? We should live our present to its fullest. Then coming to the rhyme structure and tone of the poem. It is a 6 stanza poem. To talk about its structure, तो 6 stanza की poem है और 4-4 लाइन हर stanza में है. Rhyming couplets are A, A, B, B,
CCDD एंड इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है. इट इज़ एक्चुअली रिटन इन राइमिंग कपलेट्स. कपलेट वैसे ही होता है जैसे कि दोहा होता है, ठीक है, 2 लाइन की पोएम, 2 लाइन्स जो पोएम में होती हैं वो ए और ए जैसे राइम कर रहे हैं साथ में. रन ऑन लाइन्स, एंजैममेंट मैंने आपको समझा दिया कि जिस तरह से एक लाइन पोएम की एक जो फर्स्ट लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में जा कर के उसका मीनिंग कंप्लीट होता है, तो हम उसको रन ऑन या एंजैममेंट बोलते हैं. एक्सटेंडेड मेटाफर है जब एक मेटाफर को बहुत एक खींच दिया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है मेटाफर को. सो एक्सटेंडेड मेटाफर इज शिप. शिप का आना और वो किस तरह से चला जाता है वो पूरी एक प्रोसेस समझाई है, और उसका डायरेक्ट कंपैरिजन किससे है, जैसे हम अपनी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के आने का वेट करते हैं पर वो हमारे पास आती नहीं हैं और चली जाती हैं, ठीक है. तो वही एक एक्सटेंडेड मेटाफर है. जैसे एक्सटेंडेड सिमिली होता है उसी तरह से एक्सटेंडेड मेटाफर भी होता है. द टोन इज़ वेरी पेसिमिस्टिक, निराशावादी है, दैट आई हैव टोल्ड यू, एंड इट्स अ नाइलिस्टिक पोएम. ठीक है, बहुत ही इस तरह की पोएम है कि लाइफ बहुत ही मीनिंगलेस है, हम चाहे कुछ भी कर लें, डेथ कम्स टू अस. देन एक टर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, मूवमेंट पोएट. तो ये जो टर्म है मैं इसलिए लास्ट में डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप पुरानी वाले जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उससे आप एकदम से डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले बिगिनिंग में आपको वो नहीं बताया. अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि मूवमेंट पोएट्स जो थे, ये पर्टिकुलर टर्म एक J.D. स्कॉट थे जिनका एक न्यूज़पेपर था, तो उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था इन 1954, एंड he was the one who called Philip Larkin, D.J. Enright, Kingsley Amis, Donald Davy, John Wayne, Elizabeth Jennings, Tom Gunn, Robert Conquest. इन सभी राइटर्स ने खुद को कभी मूवमेंट पोएट्स नहीं बोला. दे नेवर कॉल्ड देमसेल्व्स अ मूवमेंट पोएट. पर इन सभी राइटर्स को ये नाम दिया था J.D. स्कॉट ने. बेसिकली इन मूवमेंट पोएट्स का एक ही स्टैंस था. ये सभी राइटर्स के पोइट्री में एक ही चीज़ कॉमन थी, दैट दे वांटेड गुड पोइट्री एंड सिंपल डिक्शन इन अ ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल एंड डिग्निफाइड फॉर्म. जो इनसे पहले राइटर्स लिख रहे थे, मॉडर्न राइटर्स, जो कि बहुत ही फ्रेगमेंटेड स्टाइल में लिखते थे, एंड दे यूज टू राइट अ सेरिब्रल काइंड ऑफ पोइट्री. सेरिब्रल मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है. सेरिब्रल इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू आवर माइंड, तो सेरिब्रल पोइट्री के अगेंस्ट थे. फिलिप लार्किन ने भी अपनी पोइम्स में बहुत सिंपल बातें बोली हैं, ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाई हैं, बट हिज पोएम्स ऑल्सो टॉक अबाउट द सेम थिंग, ठीक है. वेरी डीप फिलोसफी एंड यू विल फाइंड नॉलेज, विजडम इन फिलिप लार्किन्स पोएम्स. तो यही एक इनका स्टैंस था, इन विच दे ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड एलियट एंड यीट्स's पोएम्स, वेयर दीज मॉडर्न पोएट्स हैव यूज टू मच ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ कर लिए थे. तो उसी चीज़ को पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में बहुत ज़्यादा एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया. दे मेड देयर पोएम्स वेरी सिंपल, और वो फ्री वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मूवमेंट पोएट्स. आई होप आप सबको ये पोएम समझ में आई होगी. ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट द पोएट, देन द टेक्स्ट ऑफ द पोएम, द मेन आइडिया ऑफ द पोएम. आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. देन राइम, स्ट्रक्चर एंड टोन ऑफ द पोएम. वेन एवर यू आर राइटिंग रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इन योर पोएम्स, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये सभी चीज़ें आपको क्रिटिकल कमेंट्स में लिखनी होती हैं कि एक्चुअली में पोएम का राइम क्या था, स्ट्रक्चर क्या है, या उसका टोन किस तरह का है. अगर आप इसी तरह की सारी चीज़ें अपनी पोएम के बारे में मेंशन करेंगे, यू विल बी एबल टू गेन मोर मार्क्स. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो फार. अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, और इफ़ यू वांट टू गिव मी एनी सजेशंस, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, and please like, share and subscribe this video if you found it helpful. Thank you so much.